हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपका जो सिलेबस है उसमें पीजी लेवल के जो टॉपिक है वो है दे रखा है आपका उत्तर मौर्य काल में समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर इन पोस्ट मौर्य एज। यानी उत्तर मौर्य काल में समाज कैसा था, क्या बदलाव हुए समाज में, अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आते हैं और संस्कृति में क्या बदलाव आते हैं, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो आपका जो ये सिलेबस है ना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर है हिस्ट्री सब्जेक्ट का, उसमें पीजी लेवल का ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम आराम से समझेंगे और जितने भी हमारे क्वेश्चन है उनको क्लियर करेंगे और एक कंसेप्ट जो है माइंड में हम डेवलप करेंगे। भाई उत्तर मौर्य काल में क्या क्या समाज में बदलाव आए, क्या अर्थव्यवस्था में बदलाव आए और क्या संस्कृति में बदलाव आए। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी क्लासेज हमने ले रखी हैं। देखिए, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लास है, जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये क्लास है। इस क्लास में उत्तर मौर्य काल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में, उत्तर मौर्य काल में समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन जो है वो लगभग 185 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है? 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। उसके पश्चात भारत में एक राजनीतिक विखंडन का युग प्रारंभ होता है। मतलब जो मौर्य साम्राज्य, जहाँ एकीकृत साम्राज्य था, एक बड़े क्षेत्र पर राज कर रहा था, वहां पर अब धीरे धीरे राजनीतिक रूप से विखंडन होता है और छोटे छोटे साम्राज्यों का क्या होता है, जन्म होता है। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में यवन, शक और पार्थियन और कुषाण जैसे विदेशी शासकों का प्रभुत्व रहा। तो भारत का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, उस इलाके में कौन राज करने लग जाते हैं? यवन, शक, पार्थियन और कुषाण राज करने लग जाते हैं। तो उत्तर पश्चिम इलाका जो है वो एकीकृत जो राज्य था वो अब अलग हो जाता है। दक्षिण भारत में सातवाहन, चेर, चोल और पांड्य जैसे राजवंश उभरते हैं। तो दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश आते हैं? सातवाहन आता है, चेर आता है, चोल आता है और पांड्य आता है। यद्यपि मौर्यों के बाद राजनीतिक स्थायित्व तो नहीं रहा, यानी राजनीतिक रूप से जो मौर्य साम्राज्य था वो नहीं रहा, लेकिन समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। तो मौर्य साम्राज्य के बाद भी समाज में जो प्रगति होती है, वो बदलाव होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव बदलाव होते हैं और संस्कृति में भी अच्छे बदलाव होते हैं। इस काल में भारतीय संस्कृति ने बाहरी प्रभावों को आत्मसात कर लिया और अतिरिक्त समृद्ध रूप धारण किया। यानी जो भारतीय संस्कृति पहले जैसे हमारे मौर्य काल में थी, उसमें विदेशी संस्कृति का कोई मेल जोल नहीं था। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है, उत्तर मौर्य काल आता है, तो विदेशी लोग यहाँ आकर बसने लग जाते हैं। तो वहाँ की संस्कृति को भी हमने अपना लिया और अपनी सांस्कृतिक विविधता को और बढ़ा दिया और संस्कृति को हमने क्या किया? समृद्ध किया। तो कह सकते हो कि भाई एक तरह से मौर्य साम्राज्य में संस्कृति का क्या होता है? विकास हुआ। मौर्य साम्राज्य के बाद यानी उत्तर मौर्य काल में संस्कृति का क्या होता है? विकास होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समाज के बारे में। सोसाइटी इन पोस्ट मौर्य एज, यानी उत्तर मौर्य काल में समाज कैसा था? जाति व्यवस्था का विकास हुआ। जाति व्यवस्था अधिक जटिल और कठोर हो गई। यानी उत्तर मौर्य काल में जाति व्यवस्था क्या हो गई? कठोर हो गई। देखिए, जाति को चार प्रमुख वर्गों में बांटा गया था। जो वर्ग बने थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनमें भी जातियों की अलग अलग जातियां क्या है बनने लगी। और ये जो जाति व्यवस्था थी ये और ज्यादा कठोर हो गई। कठोर होने का मतलब ये है कि जन्म के आधार पर जाति को गिना गया, ना कि कर्म के आधार पर जाति को माना गया। शिल्प, व्यवसाय और पेशे के आधार पर उपजातियों की संख्या बढ़ी। चार वर्ण थे, उन वर्णों में भी अब जैसे अलग अलग गोत्र होते हैं, ऐसी जातियां आने लग गई। जैसे क्षत्रियों में बहुत सारी जातियां आ गई, ब्राह्मणों में जातियां आ गई, वैश्यों में जातियां आ गई, शूद्रों में जातियां आ गई। जैसे नई नई जातियां आई, कुम्हार, लोहार, सोनार, नाई, यानी बाल काटने का काम करते थे वो नाई, अब उनके बच्चे नाई कहलाए जाने लगे। सोनार जो सोने का काम करते थे, लोहार जो लोहे का काम करते थे और कुम्हार जो अ, बर्तन बनाने के काम करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाने के काम करते थे, तो वो सभी क्या कहलाए? कुम्हार कहलाए।
मनुस्मृति जैसी ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था की कठोरता दिखाई देती है। तो भाई ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें वर्ण व्यवस्था की कठोरता को निर्दिष्ट किया गया है, तो वो कौन सा है? मनुस्मृति है। कौन सा ग्रंथ है? मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था जो थी वो कठोर हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं शूद्रों की स्थिति। उत्तर मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति कैसी रही? तो देखिए, कृषि, शिल्प, और व्यापार में उनकी भागीदारी बढ़ी। यानी शूद्रों को कृषि में उपयोग लिया जाने लगा, शिल्प में और व्यापार में शूद्र जो है वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने लगे। कुछ शूद्र जातियां व्यापारिक श्रेणियों में भी सक्रिय रहीं, यानी कि कुछ शूद्र जो थे वो पूरी तरह से व्यापार करने लग गए थे। तो शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार होता है उत्तर मौर्य काल में, कृषि, शिल्प और व्यापार में उनकी भागीदारी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट देखने को मिली। देखिए यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उत्तर मौर्य काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या होती है? गिरावट होती है। पर्दा प्रथा और बाल विवाह की प्रवृत्ति बढ़ी। पर्दा प्रथा और बाल विवाह की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है उत्तर मौर्य काल में। धार्मिक जीवन में महिलाएं कहीं कहीं सम्मानित स्थिति में थीं। जैसे बौद्ध और जैन संप्रदायों में महिलाओं को सम्मान दिया गया, लेकिन हिंदू सनातन संस्कृति में महिलाओं के सम्मान को धार्मिक स्थिति में भी क्या किया गया? डाउन किया गया, निम्न किया गया। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है महिलाओं की स्थिति से संबंधित, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, आपसे ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखो आप कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट देखने को मिली, पर्दा प्रथा और बाल विवाह की प्रवृत्ति बढ़ी, और धार्मिक जीवन में महिलाएं कहीं कहीं पर सम्मानित थीं। कहाँ पर? बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में। आगे हम बात करते हैं, तो विदेशियों का भारतीय समाज में सम्मेलन हुआ। यानी कि मैं अभी अभी बता रहा था आपको कि मौर्य साम्राज्य का जब पतन होता है तो उत्तर पश्चिम में अलग अलग साम्राज्य राज करने लग जाते हैं, अलग अलग वंश राज करने लग जाते हैं, और दक्षिण में भी अलग अलग वंशों का राज हो जाता है। तो वहाँ के यानी विदेशी लोग थे वो हमारे यहाँ आकर रहने लगे, तो उनका जो सांस्कृतिक प्रभाव था वो भी हमारी संस्कृति पर पड़ा, और उनकी जो संस्कृति का मेल जोल है वो हमारी संस्कृति के साथ हो गया। जैसे यवन, शक, कुषाण आदि ने भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया और वे समाज का अभिन्न हिस्सा बन गए। कई विदेशी शासक हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाकर सामाजिक तौर पर भारतीय हो गए। इसका उदाहरण क्या है? हेलियोडोरस का विष्णु स्तंभ। तो हेलियोडोरस ने विष्णु स्तंभ बनाया था, तो उसका ये प्रमाण है कि भाई जो विदेशी शासक थे उन्होंने हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म को, हमारे भारतीय धर्म को क्या कर लिया? अपना लिया। अब हम बात करते हैं नागरिक और ग्रामीण जीवन के बारे में। तो नगरों का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? नगरों का विकास हुआ। अलग अलग नगर बने उत्तर मौर्य काल के बाद। जैसे विशेषकर व्यापारिक नगर बनते हैं। कौन कौन से? उज्जैन, पाटलिपुत्र, मथुरा और तक्षशिला का क्या होता है? विकास होता है। ग्रामीण समाज कृषि आधारित रहा, परंतु ग्रामीण हस्तशिल्प का भी योगदान था। ग्रामीण समाज क्या था? यानी गांव के लोग थे वो ज्यादातर खेती पर निर्भर थे, और लेकिन गांव में खेती के साथ साथ हस्तशिल्प जो चीजें थी वो भी बनाई जाने लगी। हस्तशिल्प उद्योग भी क्या है? धीरे धीरे बढ़ रहा था। हाथों की कारीगरी से और अलग अलग चीजों को बनाया जाता था। तो इस तरह से मौर्य काल में समाज में ग्रामीणों और नागरिक जीवन में क्या होता है? बदलाव होता है। नए नए नगरों का विकास होता है, और विदेशी लोग जो हमारे यहाँ आकर बसे उन्होंने हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को और बौद्ध धर्म को भी क्या किया? अपनाया। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। इकोनॉमी इन पोस्ट मौर्यन एज, यानी उत्तर मौर्य काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो देखिए अर्थव्यवस्था में हम बात करें तो कृषि का विकास होता है। उत्तर मौर्य काल में क्या? कृषि का विकास होता है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी रही, यानी मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था उत्तर मौर्य काल में किस पर आधारित थी? कृषि पर ही आधारित थी। सिंचाई के साधन कुएं, तालाब और नहर में सुधार हुआ। सिंचाई के साधन क्या है? कुएं बनाए गए और सुधार किया गया उनमें, नहरों में और सुधार किया गया, तालाब बनाए गए। भूमि कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत बना रहा, यानी राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत था उत्तर मौर्य काल में वो क्या रहा? भूमि कर रहा। देखिए आजकल जो आरपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह से आ रहा है कि क्वेश्चन देता है उसमें वो लैंग्वेज बना बना के वो देता है, फिर पूछता है कि कौन सी बात सही है। तो हमें ये जो पूरा चैप्टर है ना पूरे ध्यान से पढ़ना होगा। तो अर्थव्यवस्था अगर हम कहें
तो उत्तर मौर्य काल में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। मुख्य रूप से कैसी अर्थव्यवस्था थी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। ये इंपॉर्टेंट है पढ़ाई की दृष्टि से। तो और भूमि कर भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। भू राजस्व क्या था? राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। व्यापार और वाणिज्य के बारे में बात करते हैं। व्यापार और वाणिज्य के बारे में हम बात करें तो आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अभूतपूर्व विकास हुआ। यानी आंतरिक व्यापार से मतलब ये है कि भारत के अंदर ही व्यापार, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मतलब था कि विदेशों में भी व्यापार भारतीय व्यापारी जो है वो करने जाते थे। तो आंतरिक व्यापार भी बढ़ा और विदेशी व्यापार भी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ा। भारत और रोम, चीन, यूनान, मिस्र आदि देशों के बीच समुद्री और स्थलीय व्यापार होता था। यानी भारत जो है वो रोम के साथ, चीन के साथ, यूनान के साथ, मिस्र के साथ समुद्र के रास्ते भी और स्थलीय रास्ते से दोनों तरीके से क्या करता था? व्यापार करता था। प्रमुख निर्यातक वस्तुएं कौन सी थी? यानी भारत से उत्तर मौर्य काल में प्रमुख निर्यात के रूप में जाने वाली वस्तुएं कौन सी थी? तो वो थे मसाले, रेशम, हाथीदांत, आभूषण और सूती वस्त्र। कौन कौन से थे? मसाले, रेशम, हाथीदांत, आभूषण और सूती वस्त्र जो थे वो प्रमुख निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बंदरगाह और मार्ग। देखिए पश्चिमी समुद्री तट पर उस समय के जो प्रसिद्ध बंदरगाह थे वो थे भारूकच्छ, भृगुकच्छ भी बोला जाता है, सोपारक और ताम्रलिप्ति जैसे बंदरगाह थे। कौन कौन से? भारूकच्छ, सोपारक और ताम्रलिप्ति जैसे बंदरगाह थे, जहां से समुद्री रास्ते से क्या होता था? व्यापार होता था। भारत से रोम तक रेड सी रूट से व्यापार होता था। तो कौन से रूट से व्यापार होता था? भारत से रोम तक रेड सी रूट से व्यापार होता था, भारत से रोम तक। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी ग्रंथ से हमें विदेशी व्यापार का प्रमाण मिलता है। यानी उत्तर मौर्य काल का कौन सा ग्रंथ जिससे हमें विदेशी व्यापार का प्रमाण मिलता है? ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, पूछा जा सकता है आपसे। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी ग्रंथ से विदेशी व्यापार का हमें क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है उत्तर मौर्य काल के दौरान। तो हम कह सकते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था में मुख्य जो योगदान था वो किसका था? कृषि का ही था। अब हम बात कर रहे हैं मुद्राओं के बारे में, कॉइन्स के बारे में। यवन, शक और कुषाण ने धातु मुद्रा प्रणाली को मजबूत बनाया। देखो सबसे पहले जो सिक्के चलाए थे वो हिंद यवन शासकों ने चलाए थे। तो उन्होंने धातु के जो मुद्रा प्रणाली थी उसको क्या किया? मजबूत किया। इनकी मुद्राओं पर ग्रीक अक्षर, भारतीय देवता और पंक्ति अंकित होते थे। किस किस की मुद्राओं पर? यवन शासकों, शक शासक और कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। मौर्य काल की पंचमार्क मुद्रा प्रणाली का स्थान, यानी मौर्य काल में कौन सी मुद्रा प्रणाली चलती थी? पंचमार्क मुद्रा प्रणाली चलती थी। उसका स्थान अब अधिक विकसित मुद्रा प्रणाली ने ले लिया। अब सिक्के ढाले जाने लगे और धातु की मुद्रा जो है वो अच्छी आने लगी। उस पर भारतीय देवता, ग्रीक अक्षर और प्रतीक अंकित होने लगे। तो पंचमार्क मुद्रा की अपेक्षा मुद्रा में क्या होती है? उन्नति होती है और नए नए जो धातु की मुद्रा है वो बाजार में आती हैं, उनका उपयोग होता है अलग अलग शासकों के द्वारा। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में भी क्या होती है? उन्नति होती है उत्तर मौर्य काल में। श्रेणियों की बात करें, गिल्ड्स श्रेणियां, व्यापारी और शिल्पकारों ने अपने संगठन बनाए जिन्हें क्या कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता है। तो याद रखें उत्तर मौर्य काल में व्यापारी और शिल्पकार के संगठनों को क्या कहा गया? श्रेणी कहा गया। ये श्रेणियां व्यापार की गुणवत्ता, दाम और मजदूरी आदि नियंत्रित करती थी। यानी जो व्यापारियों का संगठन था, शिल्पकारों का संगठन था, वो ये तय करते थे कि बाजार में कितनी अच्छी गुणवत्ता के सामान जो हैं आएंगे, उनके दाम क्या रहेंगे और काम करने वाले मजदूरों को क्या मजदूरी मिलेगी। श्रेणियों का प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों में योगदान बढ़ा। अब देखिए आपको सीधा सीधा पता है कि जिसके पास पैसा होता है उसका दखल जो है प्रशासन में भी होता है, धार्मिक कार्यों में भी होता है। तो ठीक उसी तरह से अब ये जो श्रेणी थी, श्रेणी क्या थे? व्यापारी और शिल्पकारों का संगठन था। तो व्यापारी और शिल्पकारों का जो हस्तक्षेप है वो प्रशासन में भी रहा और धार्मिक कार्यों में भी रहा, क्योंकि ये दान देते थे, मंदिरें बनवाते थे। तो उत्तर मौर्य काल के दौरान इन श्रेणियों का क्या रहा? हस्तक्षेप जो है वो प्रशासन में भी रहा और धार्मिक कार्यों में भी रहा। और ये श्रेणी क्या है? व्यापारी और शिल्पकारों के जो संगठन है उन्हें क्या कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता है।
अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बाद अब हम बात करते हैं संस्कृति के बारे में बात करते हैं। कल्चर इन पोस्ट मौर्य एज, यानी उत्तर मौर्य काल में संस्कृति का विकास कैसे होता है, संस्कृति कैसी थी। तो सबसे पहले संस्कृति में हम बात करते हैं धर्म के विकास के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? धर्म के विकास के बारे में। उत्तर मौर्य काल में धर्म के विकास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। उत्तर मौर्य काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय हुआ, यानी महायान शाखा में बुद्ध को ईश्वर की तरह पूजना और मूर्ति पूजा की शुरुआत होती है। मूर्ति पूजा की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उद्भव किस समय हुआ? तो उत्तर मौर्य काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास हुआ। कनिष्क जैसे कुषाण शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक बने। तो कनिष्क एक कुषाण शासक था, तो उसने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया और चौथी बौद्ध संगीति भी करवाई थी। चौथी बौद्ध संगीति भी कनिष्क ने करवाई थी। और बौद्ध धर्म का एशिया में प्रसार होता है, चीन में, तिब्बत में और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार होता है उत्तर मौर्य काल में। तो कह सकते हैं कि भाई बौद्ध धर्म का क्या होता है? विकास होता है। बौद्ध धर्म भारतीय सीमा क्षेत्र से विदेशों तक पहुंचता है, चीन, तिब्बत और मध्य एशिया में पहुंचता है। कुषाण शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था और महायान शाखा का उत्तर मौर्य काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का क्या होता है? उद्भव होता है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो देखिए दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला, यानी कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला, उसमें और उत्तर भारत में जैन स्थलों का क्या होता है? विकास होता है। व्यापारी वर्ग जैन धर्म के संरक्षक बने। कौन से व्यापारी? तो आप देखते होंगे कि भाई अधिकांश जो व्यापारी होते हैं वो जैन धर्म के क्या होते हैं? संरक्षक होते हैं। तो व्यापारी वर्ग जैन धर्म के क्या बनते हैं? संरक्षक बने। और हिंदू धर्म के बारे में बात करें तो वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होता है, यानी वैदिक धर्म जो है वो दोबारा से अपने आप को लेके आता है, उत्कर्ष की ओर लेके आता है, उत्थान की ओर लेके आता है। पूजा पद्धति और मंदिर निर्माण की शुरुआत होती है, क्योंकि उत्तर मौर्य काल में भी बहुत सारे शासकों ने हिंदू धर्म संस्कृति को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। भगवत गीता जैसे ग्रंथों में भक्ति पर बल दिया गया है। तो भगवत गीता जैसे ग्रंथों में किस पर बल दिया गया है? भक्ति पर बल दिया गया है। तो इस तरह से उत्तर मौर्य काल में धर्म का क्या होता है? विकास होता है। उत्तर मौर्य काल में संस्कृति में हम अब कला के विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो कला में गांधार शैली, यानी ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट, गांधार शैली को क्या बोला जाता है? ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट। यूनानी प्रभाव, देखिए गांधार शैली पर यूनानी प्रभाव क्या पड़ा? यथार्थवादी मूर्तियां और बुद्ध को यूनानी देवता के रूप में दर्शाया गया। तो गांधार शैली में बुद्ध को यूनानी देवता के रूप में क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। और कुषाण काल में गांधार शैली का विशेष योगदान होता है, विशेष विकास होता है। तो गांधार शैली सबसे ज्यादा किसके काल में बढ़ती है? तो कुषाणों के काल में गांधार शैली का क्या होता है? विकास होता है। अब हम बात करते हैं मथुरा शैली। देखिए मथुरा शैली पूर्णतः भारतीय परंपरा पर आधारित शैली थी। मथुरा शैली कैसी थी? पूरी तरह से भारतीय परंपरा पर आधारित। गांधार शैली पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव था, तो उसमें बुद्ध को अलग तरीके से निरूपित किया गया, ईश्वर के अवतार के रूप में, ईश्वर अवतार नहीं, ईश्वर के रूप में ही उनको निरूपित किया गया। मथुरा शैली भारतीय परंपरा पर आधारित थी। लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई मूर्तियां बनती थी मथुरा शैली में। तो बुद्ध की मूर्तियां किस पत्थर में बनती थी? लाल बलुआ पत्थर में बनती थी। बुद्ध तीर्थंकरों और यक्षों की मूर्तियां जो थी, बुद्ध तीर्थंकरों और यक्षों की मूर्तियों को मथुरा शैली में बनाया गया। स्थापत्य के बारे में बात करें तो उत्तर मौर्य काल में बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों का निर्माण हुआ, जिसमें सांची, भरहूत और अमरावती स्तूप जो हैं मुख्य हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से स्तूपों का निर्माण हुआ? सांची स्तूप, भरहूत स्तूप और अमरावती स्तूपों का निर्माण होता है। गुफाओं में वास्तुकला का प्रदर्शन किया गया। कौन कौन सी गुफाओं में? कार्ले, भज्ज, अजंता, ये बौद्ध चैत्य और विहार यहाँ पर बनाए गए। बौद्ध चैत्य और विहार भी यहाँ पर बनाए गए। तो स्तूपों का निर्माण होता है और गुफा वास्तुकला का निर्माण होता है। गुफाओं में बौद्ध से संबंधित जो है, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं और गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चैत्य एवं विहार बनाए गए। अब हम बात करें साहित्य और शिक्षा के बारे में। तो ध्यान दीजिए, संस्कृत
पाली और प्राकृत भाषाओं में साहित्य की रचना हुई। तो 3 प्रमुख शाखाएँ भाषाएँ थी उस समय। पाली भाषा तो पाली और प्राकृत भाषा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, और संस्कृत भाषा थी सनातन संस्कृति से संबंधित। तो इन तीनों भाषाओं में साहित्य की क्या होती है, रचना होती है। बौद्ध साहित्य बुद्ध चरित्र इसकी रचना किसने की है? अश्वघोष ने। किसने की? अश्वघोष ने। वसुबंध और नागार्जुन ने बौद्ध साहित्य की रचना की। संस्कृत में नीति, दर्शन और चिकित्सा पर ग्रंथ लिखे गए, यानी फिलोसॉफी पर और एथिक्स पर, नीति शास्त्र पर ग्रंथ लिखे गए, और मेडिकल पर संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए उत्तर मौर्य काल में। शिक्षा और विश्वविद्यालय के बारे में बात करें उत्तर मौर्य काल में, तो तक्षशिला और नालंदा जैसे संस्थान जो है वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र बने। तो उत्तर मौर्य काल में पूरी दुनिया में सबसे जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे वो थे तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। बौद्ध और ब्राह्मणिक शिक्षा समानांतर रूप से प्रचलित रही, यानी बौद्ध शिक्षा थी और जो ब्राह्मण शिक्षा थी वो समानांतर रूप से क्या रही थी? प्रचलित रही थी उस समय। यानी बौद्ध संस्कृति का भी विकास होता है और सनातन संस्कृति का भी क्या होता है? विकास होता है। उस समय के फेमस जो विश्वविद्यालय थे वो कौन से थे? तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय थे उसके समय के फेमस। और कौन कौन सी भाषाओं में साहित्य की रचना हुई? संस्कृत भाषा, पाली भाषा और प्राकृत भाषा में साहित्य की रचना हुई। अब हम बात करते हैं विदेशी प्रभाव का संस्कृति में क्या योगदान था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यवन शासकों के बारे में, इंडो ग्रीक के बारे में। देखिए, यूनानी शासकों ने हिंदू और बौद्ध धर्म को अपनाया। हिंदू और बौद्ध धर्म को अपनाया। इसका प्रमाण हमें किससे मिलता है? हेलियोडोरस यवन राजदूत ने विष्णु स्तंभ विदिशा की स्थापना की और हिंदू धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का ये प्रमाण है। तो हेलियोडोरस ने क्या बनवाया था? विष्णु स्तंभ बनवाया था विदिशा में। और ये कौन थे? यवन राजदूत थे हेलियोडोरस। नेक्स्ट हम बात करते हैं शक, पार्थियन और कुषाणों के बारे में। तो इन्होंने भारतीय कला, गांधार शैली का विकास किया। धर्म इनका कौन सा था? बौद्ध धर्म था। मुद्रा प्रणाली का विकास किया, वाणिज्य का विकास किया, स्थापत्य आदि में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो शक शासकों ने, पार्थियन शासकों ने, कुषाण शासकों ने भारतीय कला में गांधार शैली का विकास किया, मूर्ति कला में, और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपनाया इन्होंने, मुद्रा प्रणाली का विकास किया, वाणिज्य एवं स्थापत्य आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कनिष्क कुषाण शासक था। इन्होंने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को संरक्षण दिया और महायान के रूप में बौद्ध धर्म को फैलाया। किसने? कनिष्क ने। तो कनिष्क ने, कुषाण शासक थे, इन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का क्या किया था? संरक्षण किया था। भाषा और लेखन प्रणाली का प्रभाव क्या पड़ा? तो देखिए, खरोष्ठी लिपि मोस्ट इंपोर्टेंट है। खरोष्ठी लिपि जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, उत्तर पश्चिम भारत में विदेशी प्रभाव से प्रचलित हुई। तो उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर मौर्य काल में जिस लिपि का विकास हुआ वो थी खरोष्ठी लिपि। और जैसे ब्राह्मी लिपि होती है बाएं से दाएं लिखी जाती है, उसके जस्ट विपरीत थी खरोष्ठी लिपि, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यूनानी और इराकी प्रतीक, मुद्राओं और स्थापत्य देखे गए। तो भाई यूनानी और जो ईरानी जो प्रतीक मुद्राएं थी। हम बात करते हैं दर्शन और धार्मिक बहुलता के बारे में। देखिए, बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में विभाजन हो गया बौद्ध धर्म का, महायान शाखा और हीनयान शाखा। 2 भागों में बौद्ध धर्म का विभाजन होता है। महायान में बुद्ध को ईश्वर माना गया और मूर्ति पूजा जो है बुद्ध की प्रारंभ होती है, और बौद्ध विहारों और विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। नालंदा और जो बल्लभी विश्वविद्यालय थे इनकी क्या होती है? स्थापना होती है उत्तर मौर्य काल में। तो उत्तर मौर्य काल में अगर बात करें हम, तो कौन से बौद्ध धर्म की शाखा का ज्यादा विकास होता है? महायान बौद्ध धर्म की शाखा का ज्यादा विकास होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो व्यापारी वर्ग द्वारा जैन धर्म को संरक्षण दिया गया। दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला जैसे तीर्थ स्थलों का विकास होता है। तो उत्तर मौर्य काल में दक्षिण भारत में कौन से तीर्थ स्थल का विकास हुआ? श्रवण बेलगोला तीर्थ स्थल का विकास होता है। और दक्षिण भारत में, और व्यापारी वर्ग द्वारा जैन धर्म को संरक्षण दिया जाता है। हिंदू धर्म के बारे में बात करें तो वैदिक देवताओं की पुनः पूजा शुरू होती है, विष्णु और शिव पूजा का विस्तार होता है, और भक्ति, भावना और कर्म सिद्धांत पर विश्वास दिया जाता है। यानी कि आडंबरों को थोड़ा हटाया जाता है और भक्ति पर और कर्म को आधारित जो है ईश्वर को प्राप्ति का रास्ता माना जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्थापत्य कला और गुफाओं के बारे में, आर्किटेक्चर एंड रॉक कट केव्स। तो
तो इसमें स्थापत्य कला में हम सबसे पहले बात करते हैं स्तूप के बारे में। किसके बारे में? स्तूप के बारे में। तो बौद्ध धर्म के प्रतीक जिनमें बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे उन्हें क्या कहा गया? स्तूप कहा गया। और स्तूप किससे प्रतीक माने जाते हैं? बौद्ध धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। इसके उदाहरण है सांची का स्तूप, भरतूत का स्तूप और अमरावती का स्तूप जो है स्तूपों के उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर उत्कृष्ट स्तूपों का क्या किया गया? निर्माण किया गया, जहाँ पर बुद्धों के क्या रखे गए? अवशेष रखे गए, बुद्ध के अवशेष रखे गए। गुफा वास्तुकला के बारे में बात करें तो पश्चिमी घाट में जो गुफाएं बनाई गई वो कौन सी थी? कारले, भाजा, नासिक और अजंता गुफाएं बनाई गई। ये गुफाएं भिक्षुओं के रहने व पूजा के लिए बनाई गई थी। अब जो भिक्षुओं के जो पूजा स्थल थे उनको क्या कहा गया? चैत्य कहा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई चैत्य क्या होता है बौद्ध धर्म में? तो बौद्ध धर्म में चैत्य होता है पूजा स्थल और जो स्तूप सहित होते हैं। और विहार किसे कहते हैं? तो विहार कहते हैं भिक्षुओं का निवास स्थान। भिक्षुओं का निवास स्थान को क्या कहा गया? विहार कहा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं चित्रकला के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में। तो अजंता की गुफाएं बौद्ध चित्रकला की उत्कृष्ट कृति के रूप में जाने जाती हैं। तो जो अजंता की गुफाएं थी उसमें बौद्ध चित्रकला का क्या किया गया? उत्कृष्ट पेंटिंग प्रस्तुत की गई है। ये चित्रकला जीवन, जातक कथाएं, नृत्य, संगीत, पशु पक्षियों को चित्रित करती हैं। रंगों का प्रयोग, भाव भंगिमा और प्राकृतिक सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया गया उत्तर मौर्य काल की चित्रकला के दौरान। शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा व्यवस्था का शिक्षा संस्थानों का विकास होता है, जिनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे स्थानों पर बौद्ध शिक्षा का क्या होता है? विकास होता है। ब्राह्मणिक शिक्षा भी जारी रही। वेद, व्याकरण, आयुर्वेद, गणित, खगोल और दर्शन की शिक्षा जो है वो जारी रही और ये ब्राह्मण शिक्षा को पढ़ाया जाता रहा उत्तर मौर्य काल के दौरान। भाषाओं के बारे में बात करें, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है ये क्वेश्चन, इसलिए आप इसको याद रख सकते हो कि उत्तर मौर्य काल में पाली और प्राकृत भाषा जनमानस या जन सामान्य की भाषा थी। संस्कृत भाषा विद्वानों की भाषा थी। खरोष्ठी और ब्राह्मी जो लिपि थी वो प्रमुख लिपियां थी। खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि जो थी वो प्रमुख लिपियां थी उत्तर मौर्य काल के दौरान। तो पाली और प्राकृत भाषा जनसामान्य की भाषा थी, संस्कृत विद्वानों की भाषा थी, खरोष्ठी और ब्राह्मी प्रमुख लिपियां थी। अब हम देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो गांधार कला जब भी आप शब्द देखें तो इसमें आप ये हमेशा माइंड में क्लिक करना चाहिए आपके कि विदेशी संस्कृति के प्रभाव से जो मूर्तियां बनाई जाती थी उनको गांधार कला कहा गया। तो यूनानी प्रभाव युक्त बुद्ध की यथार्थवादी मूर्तियों का निर्माण किसमें हुआ? गांधार कला में। मथुरा कला भारतीय शैली में जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई मथुरा कला में बनाई गई। भारतीय परंपरा पर आधारित लाल बलुआ पत्थर पर जो बौद्ध मूर्तियां बनाई गई वो मथुरा कला में बनाई गई। महायान बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा की शुरुआत करता है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। प्रमुख बंदरगाह उस समय कौन कौन से थे उत्तर मौर्य काल में? ताम्रलिप्ति, भारूकक्ष और सुपारक जो थे वो प्रमुख बंदरगाह थे। विदेशी ग्रंथ कौन सा है महत्वपूर्ण जिससे विदेशी व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है? पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो था वो विदेशी ग्रंथ है। और प्रसिद्ध बौद्ध लेखक कौन से? अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। श्रेणियां क्या है? श्रेणियां उत्तर मौर्य काल में श्रेणियां शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। मुद्रा प्रणाली यवन, शक और कुषाण मुद्राओं का उत्तर मौर्य काल में प्रमुख रूप से प्रचलन रहा। अब हम देखिए एग्जाम ओरिएंटेड और पॉइंटों के बारे में बात करते हैं तो उत्तर मौर्य काल में गांधार और मथुरा कला का विकास होता है। यवन, शक, कुषाण जैसे विदेशी शासकों का संस्कृति में योगदान बढ़ता है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आरंभ होता है। व्यापारियों द्वारा जो समूह बनाए गए, शिल्पकारों द्वारा जो समूह बनाए गए उन्हें श्रेणी कहा जाता है। धातु मुद्राओं का चलन होता है, विदेशी व्यापार का विस्तार होता है। महिलाओं और शूद्रों की सामाजिक स्थिति में बदलाव होता है। शूद्रों की सामाजिक स्थिति थोड़ी समन्ती है और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या आती है? थोड़ी गिरावट आती है। अब देखिए इस चैप्टर के निष्कर्ष के रूप में हम बात करते हैं तो उत्तर मौर्य काल भारतीय इतिहास का एक ऐसा चरण है जिसमें राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का विकास होता है। यानी यहाँ पर बिल्कुल इसमें कोई शंका नहीं है कि उत्तर मौर्य काल, जब मौर्य काल समाप्त होता है तो उसके बाद राजनीतिक रूप से स्थिरता आ जाती है, नए नए राज्यों का उदय होता है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज का, संस्कृति का और अर्थव्यवस्था का क्या होता है? विकास होता है। यह काल भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रसार, धर्मों के विकास और कला साहित्य की उन्नति का युग था।
विदेशियों के आगमन से भारतीय संस्कृति ने नवीन तत्वों को आत्मसात किया, यानी विदेशी लोगों की जो संस्कृति थी उनको अपनी संस्कृति में आत्मसात किया, मिलाया, भारतीय संस्कृति समृद्ध होती है और एक समन्वित संस्कृति का पहचान का निर्माण किया। तो इस तरह से उत्तर मौर्य काल में सामाजिक, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था का क्या होता है, विकास होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो क्लास है हमारी इसको लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि आपके जो दोस्त हैं आरपीएससी फर्स्ट ईयर हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं उनको भी लाभ मिले। अब देखिए ये श्रृंखला जो है वो हिस्ट्री विषय की जो तैयारी है उसमें आपको थ्योरी की क्लास भी मिलेगी और क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप जो पढ़ रहे हो वो स्ट्रॉन्ग रूप से आप उसको क्लियर करते हुए जाओ। और हमारे इस चैनल पर आपको आरपीएससी फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का जो पूरा आपका जो सिलेबस है वो पूरा कराया जाएगा। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपको रोजाना जो हिस्ट्री विषय से संबंधित तैयारी की जो क्लासें हैं वो देखने को आपको जरूर मिलेंगी और आपके लिए वो आने वाली परीक्षाओं में क्या होंगी, लाभदायक होंगे। देखिए इन क्लास को देखने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा आपको ये होगा, पहले तो आपका जो टॉपिक है उसको आप एक ही बार में कम समय में क्लियर कर लेंगे। दूसरा आपका एक कंसेप्ट विकसित हो जाएगा कि भाई उस चैप्टर से संबंधित हमें और क्या पढ़ना है। डीप अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी जो भी अध्ययन सामग्री है उनका आप उपयोग कर सकते हो। और वैसे देखिए हम कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो सभी तथ्यों को समाहित कर लिया जाए। तो अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।